राजकुमारी, कुछ सैनिक आपसे भेंट करना चाहते हैं। एक दासी उदास और गुमसुम खड़ी अमृता को देखते हुए कहती है और वहीं खड़ी रह के अमृता के जवाब का इंतजार करने लगती है। पर अमृता का कोई जवाब नहीं आता है। तो वो अमृता के पास जाते हुए उसे छू कर कहती है, राजकुमारी। उसके छूते ही अमृता अचानक से होश में आते हुए कहती है, हाँ, ये देख। वो दासी फिर से कहती है, राजकुमारी, कुछ सैनिक आपसे भेंट करना चाहते हैं। ये सुन अमृता हाँ में सर हिलाते हुए उसके पीछे जाने लगती है। कुछ देर में उसकी नजर सामने से आ रहे दो सैनिकों के साथ एक लड़के पर पड़ती है। अमृता उस लड़के को पहचानती थी। असल में उसे अमृता ने ही बुलवाया था। वो लड़का कोई और नहीं, शोभित था। अमृता अंदर से एकदम टूट चुकी थी, लेकिन वो शोभित को देख मुस्कुराते हुए कहती है, माफ करना, ऐसे तुम्हें अचानक बिना पूछे बुलवा लिया। ये सुन शोभित अमृता को गुस्से से देखते हुए कहता है, तुम राजकुमारी हो, कुछ भी कर सकती हो। अमृता हल्की मुस्कान के साथ उसे देख कहती है, मुझे नहीं पता तुम राजकुमार और राजकुमारियों से इतनी नफरत क्यों करते हो, पर अगर तुम बताना चाहो तो बता सकते हो। अमृता की बात सुन शोभित को और गुस्सा आ जाता है। वो पहले ही यहां बिना मर्जी के लाए जाने से गुस्सा था। तभी वो अमृता को देख गुस्से से ही कहता है, मुझे तुम जैसे लोगों से बात करने में कोई दिलचस्पी नहीं है, तो कृपया मुझे आज्ञा दे। वहीं शोभित के इतना बोलते ही उसके पीछे खड़े दोनों सैनिक अपनी अपनी तलवार निकाल लेते हैं। पर अमृता उनको हाथ दिखाते हुए कहती है, आप दोनों यहां से जा सकते हैं। ये बोल वो शोभित को देखते हुए कहती है, क्या किसी को बिना किसी अपराध के सजा देना सही है? मेरा क्या दोष है? यही कि मैं राजकुमारी हूं और तुम्हारी सहायता करना चाहती हूं। ये सुन शोभित की मुट्ठियां कस जाती है। वो जानता था कि अमृता सही है। वहां कुछ देर तक खामोशी छा जाती है। तभी शोभित खामोशी तोड़ते हुए कहता है, मैं नीलगिरी के एक छोटे से गांव में रहता हूं। वहां बहुत से कबीले और गांव हैं। हम सभी वहां बहुत खुश थे, लेकिन तब तक जब तक पास के राज्य के राजकुमार से मेरा सामना नहीं हुआ था। एक दिन वहां पास के राज्य का राजकुमार अपने सैनिकों के साथ आया था। उसने मुझे मुकाबले के लिए चुनौती दी। सबके मना करने पर भी मैंने उससे मुकाबला किया और जीत भी गया। मुझे क्या पता था कि ये मेरी जीत हम सबकी हार में बदल जाएगी। ये सुन अमृता हैरान होते हुए कहती है, क्यों, ऐसा भी क्या हुआ था उस दिन? शोभित उस दिन की घटना याद करते हुए कहता है, उस दिन उस राजकुमार ने अपनी हार का बदला लेने के लिए हम सबको वहां से निकलने का आदेश दे दिया था। हमारे लोगों के विरोध करने पर उनको जान से मार दिया गया। हमें न चाहते हुए वहां से जान बचाकर भागना पड़ा। उस दिन से हम सभी जंगलों में छुप कर रह रहे हैं। सब मुझसे नाराज थे, पर किसी ने मुझे कुछ नहीं कहा। उस दिन से मैंने अपना घर छोड़ दिया और खुद से वादा किया कि जब तक सब कुछ ठीक नहीं कर देता तब तक वापस नहीं लौटूंगा। ये सब सुन के अमृता को बहुत बुरा लग रहा था, क्योंकि पूरा लक्षद्वीप उनका राज्य था और शोभित और उसके गांववासी सभी उनकी प्रजा थी। अमृता हमेशा प्रजा की खुशी और भलाई के बारे में सोचती थी। तभी वो शोभित को देखते हुए कहती है, अगर मैं तुम्हारी सहायता करती हो तो क्या तुम मुझे माफ कर सकोगे? ये सुन शोभित हैरान हो जाता है। उसके कुछ समझ नहीं आता है। तभी अमृता अपने हाथ से 2 बार ताली बजाती है। उसके ताली बजाते ही एक सैनिक भागते हुए अमृता के पास आता है। ये कोई आम सैनिक नहीं था। ये एक खास सैनिक था, जिसे अमृता की सुरक्षा के साथ साथ किसी भी बाहरी कार्यों के लिए रखा गया था। अमृता उसे देखते हुए कहती है, आप नीलगिरी नाम की जगह के बारे में पता करिए और उस जगह को जल्दी से जल्दी अपने कब्जे में लीजिए। पिताजी से मैं बात कर लूंगी। आप जल्दी से नीलगिरी के लिए निकलिए। ये सुन वो सैनिक सर झुकाते हुए कहता है, जी राजकुमारी, मैं जल्द से जल्द आपको इसकी खबर देता हूं। ये बोलते ही वो वहां से गायब हो जाता है, पर असल में वो बहुत तेजी से वहां से गया था। शोभित वहीं खड़ा ये सब हैरानी से देख रहा था। तभी वो अमृता को देखते हुए धीरे से कहता है, आप ये सब क्यों कर रही हैं? अमृता मुस्कुराकर जवाब देते हुए कहती है, लोगों की भलाई और खुशी के लिए। मैं नहीं चाहती कि चंद राजकुमारों की वजह से तुम सबसे नफरत करो। अब देखो, मैंने तुम्हारी सहायता कर दी है, अब तो हम मित्र हुए ना। ये बोलते हुए अमृता अपना हाथ आगे बढ़ाती है। शोभित अभी भी कुछ सोच रहा था, पर फिर वो अमृता की अच्छाई और मासूमियत देख उससे हाथ मिलाते हुए कहता है, आप में और मुझ में जमीन आसमान का अंतर है।
हमारा मित्र होना इस समाज को बहुत खटकेगा, पर आपकी सहायता के बदले में आजीवन आपका अंगरक्षक बन के रहूंगा। अमृता कुछ कहने लगती, पर शोभित बिना कुछ सुने वहां से जाने लगता है और जाते जाते अमृता को बिना देखे कहता है, अब आप अपने चेहरे से झूठी मुस्कान हटा सकती हैं। ये बोल वो कूदते हुए एक दीवार के दूसरी तरफ चला जाता है। अमृता उसकी बात सुन हैरान हो जाती है। वो समझ नहीं पा रही थी कि इतना छुपाने पर भी शोभित को कैसे पता चला कि अमृता दुखी है और उसके चेहरे पर मौजूद मुस्कान झूठी थी। दूसरी ओर राजमहल से कहीं दूर घने जंगलों के अंदर एक अंधेरी जगह में सुधीर, जिसके एक हाथ और पैर की हड्डी टूटी हुई थी, वो जमीन पर पड़ा हुआ था। तभी वहीं अंधेरे में खड़ा एक आदमी उसे देख कहता है, एक मामूली बच्चे ने तुम्हारा ये हाल कर दिया। वो अब भी एक योद्धा भी नहीं बना और तुम एक ब्रह्मांड मंडल के योद्धा हो। तुम्हें तो लज्जा से ही मर जाना चाहिए था। मैंने तुम्हारे लिए अपने कितने लोगों की आत्मा तुम्हारे मुखिया को दी, पर तुम तो बेकार निकले। कासू। उसके कांसू बोलते ही वहां एक विशाल काय शरीर वाला जीव आता है और सुधीर को मुट्ठी में पकड़ते हुए सीधा निगल जाता है। ये देख वो अंधेरे में खड़ा आदमी जोर जोर से शैतानी हंसी हंसने लगता है। हंसते हंसते जैसे ही वो प्रकाश में आता है तो उसका चेहरा स्पष्ट दिखने लगता है। वो कोई और नहीं, भावेश राव का भाई मुकेश राव था। तभी वहां एक सैनिक भागते भागते आता है और मुस्कुराते हुए कहता है, महाराज, यहां से आर्य साम्राज्य के लिए सुरंग तैयार हो गई है। ये सुन मुकेश राव हंसते हुए कहता है, बहुत अच्छे, अब होगा मौत का तांडव। ये बोल वो फिर से जोर जोर से हंसने लगता है। वहीं खड़ा सैनिक भी हंस रहा था, पर तभी वो देखता है कि वो विशालकाय जीव उसकी ओर बढ़ रहा है। ये देख वो जोर जोर से चिल्लाते हुए कहता है, महाराज रोकिए इसे, ये रक्त दानव मेरी ओर बढ़ रहा है। महाराज महाराज। आ आ आ रक्त दानव एक खतरनाक प्रजाति है जो हिमपुरी महल के पीछे नजर आने वाली गहरी अंधेरी घाटी में रहते हैं। रक्त दानव उड्डड़ियाच नहीं सकते, जिस वजह से सभी उनको कोई खतरा नहीं मानते थे। बस वो उस घाटी में जाने से बचते थे। आर्य साम्राज्य पूरे राक्षसी समुदाय को आर्य साम्राज्य के नाम से जाना जाता था। पूरे लक्षद्वीप में आर्य साम्राज्य ही सबसे विशाल था। आर्य साम्राज्य का मुख्य राज्य उचिहा सिटी थी। ये राज्य सबसे समृद्ध और शक्तिशाली राज्य था। आदित्य की मां आरना उचिहा राज्य की थी। आरना के पिता देवमंडल के योद्धा थे और आरना की माता की मृत्यु आरना को जन्म देते समय ही हो गई थी। आरना के पिता का एक और भाई था जो आरना की उम्र का ही था। वो आरना की बहुत इज्जत करता था। उसके अब भी राज्य को संभालने लायक ना होने की वजह से ही सारा राज्य रघुवीर को दे दिया गया था और इसमें उसे भी कोई समस्या नहीं, क्योंकि उसे राज्य संभालने और युद्ध करने से ज्यादा औषधियों में दिलचस्पी थी। इसलिए वो आर्य साम्राज्य से दूर नायडू समुदाय के एक सत वैद्य से शिक्षा ले रहा था। रात के वक्त वहीं उस राज्य के राजमहल के एक कक्ष में आदित्य अपने बिस्तर पर लेटा हुआ बार बार अमृता के बोले उन आखिरी शब्दों के बारे में सोच रहा था। तभी उसे एक घंटी के जोर जोर से बजने की आवाज सुनाई देती है। ये सुन वो जल्दी से अपने बिस्तर से खड़ा होते हुए खिड़की से बाहर देखता है तो पाता है कि चारों ओर तबाही मची पड़ी है। कई भवनों में ऊंची ऊंची आग की लपटें उठ रही थी। तभी आदित्य घबराते हुए कहता है, माँ और पिताजी ठीक तो होंगे? ये बोलते हुए वो अपनी तलवार उठाता है और तेजी से बाहर की ओर भागता है। क्या होगा अब आगे? क्या आदित्य के माता पिता सुरक्षित होंगे और क्या ये वही तबाही है जिसके बारे में मुकेश बात कर रहा था? जानने के लिए बने रहे हमारे साथ।